नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के इस सेशन में केमिस्ट्री का चौथा पार्ट लेकर के आपके सामने है। इसके पहले वाले सेशन में हमने एसिड, बेस और साल्ट का तीसरा पार्ट डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, और आज बारी है चौथे पार्ट की, जिसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन आज हम अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इस पर जो थ्योरी दी गई उस थ्योरी पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हम बात करेंगे अर्हीनियस की, आज हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड की, आज हम बात करेंगे लारी की। जब हम आपके पिछले बैक के पेपर्स देख रहे थे आज, तो बहुत सारे सवाल इन साइंटिस्ट के नाम पर भी पूछे गए, अर्हीनियस पर, ब्रॉन्स्टेड पर, लारी पर। तो हमने आज एक थ्योरेटिकल डिस्कशन बनाया अर्हीनियस का, ब्रॉन्स्टेड का और लारी का, कि इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा को कैसे परिभाषित किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके लिए सवाल कैसे बन सकते हैं। सवालों की श्रृंखला शुरू करें उसके पहले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होगा। परंपरागत परीक्षा चाहे नीट हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीएनएसटी हो, वन रक्षक हो, जो भी हो, सबके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पार्ट और महत्वपूर्ण है। आप पहले ही पेज में तीनों वैज्ञानिकों की फोटो देख रहे हैं, जिसमें अर्हीनियस है, ब्रॉन्स्टेड है और लारी। अर्हीनियस ने क्या सिद्धांत बताया और ब्रॉन्स्टेड और लारी मिल करके सिद्धांत बताए, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, महत्वपूर्ण अंतर क्या है, आज ये हम थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपके दिमाग पर छाप देंगे। अर्हीनियस ने अम्ल की परिभाषा क्या बताई, ब्रॉन्स्टेड और लारी ने अम्ल की परिभाषा क्या बताई, इसी का डिस्कशन लेकर के बच्चों पहला डिस्कशन अर्हीनियस के साथ। एक बार एक सामान्य सी परीक्षा में पूछा गया कि अर्हीनियस किस देश के निवासी थे, इसीलिए हमने लिखा द स्वीडिश केमिस्ट। स्वीडन के रहने वाले ये रसायनज्ञ स्वंते अर्हीनियस प्रपोज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये पहले वैज्ञानिक हैं, ध्यान से नोट करना, पहले वैज्ञानिक हैं स्वीडन के अर्हीनियस, जिन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी। नोट करना इस बात को, पहले वैज्ञानिक हैं स्वीडन के जिन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। एक पॉइंट तो ये, कैसे एक पदार्थ अम्ल से क्षार में बदलता है, यह सिद्ध करके अर्हीनियस ने समझाया भी। सबस्टेंस ए एंड बी बिकेम नोन एज एसिड एंड बेस। कैसे सब्सटेंस ए बी में कन्वर्ट होता है, इसकी पूरी व्याख्या अर्हीनियस नामक वैज्ञानिक जो स्वीडन के थे उन्होंने किया। अर्हीनियस के मॉडल के अनुसार या अर्हीनियस की थ्योरी के अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं, अंग्रेजी लिखी हुई है, हिंदी हम बोल रहे हैं, अम्ल वो पदार्थ हैं जो पानी में घोले जाने पर, फिर से, अम्ल वो पदार्थ हैं जो पानी में घोले जाने पर H आयन देते हैं। और क्षार वो पदार्थ हैं जो पानी में घोले जाने पर OH आयन देते हैं। बस इतना ही लिखा है हमने अर्हीनियस की थ्योरी।
आपको भी पीएससी में यदि लिखने को आ जाए अर्हीनियस थ्योरी को, तो आप भी लिखना एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस HIN एंड बेसेस आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस OH। जो पानी में घोले जाने पर HIN दे अम्ल कहलाएगा, जो पानी में घोले जाने पर OH दे वो क्षार कहलाएगा। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। उनसे पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे 11th का हो 12th का हो, उससे पूछा जाए NaOH क्या है, वो बताएगा क्षार है। कैसे क्षार है, इस बात को सिद्ध करते हुए अर्हीनियस ने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में घोल दें तो सोडियम प्लस OH और OH यदि बना जल के विलयन में तो ये पक्का क्षार होगा। यह भी आप जानते हो कि HCl अम्ल है। HCl को यदि पानी में घोला जाता है तो H और Cl आयन बनते हैं। H आयन का बनना ही अम्ल की परिभाषा कहलाएगा। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। जो H आयन दे, जो OH आयन दे, कुल मिलाकर के अर्हीनियस स्वीडन के वैज्ञानिक ने कहा कि जो OH आयन देगा वो क्षार होगा, जो H आयन देगा वो अम्ल होगा। लेकिन शर्त इन्होंने लगा दी कि यदि पानी में घोला जाए, पानी में घोला जाए। आइए दूसरा पेज दिखाएं आपको। अर्हीनियस ने इस पूरी थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को करके कैसे समझाया, ये इस चित्र में देखिए। अनअकैडमी के सेशन में ये कई बार ये चित्र हम बना बना करके आपको समझाएं। एन एसिड एक अम्ल ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर। यदि HCl को पानी में डाल दिया जाए तो H आयन अलग हो जाता है, Cl आयन अलग हो जाता है, और H आयन जो अलग होता है हैज लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन सो इट्स चार्ज इज पॉजिटिव। हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश, ऋण आवेश, और जब इससे ऋण आवेश निकल जाएगा तो बच्चों इसके पास बचेगा क्या, धनावेश बचेगा। इसीलिए लिखते हैं H प्लस। आज गंभीर केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करना। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो निगेटिव चार्ज वाला होता है तो स्वाभाविक रूप से इसके पास धनावेश आ जाएगा। अब ये निकल करके ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये देखिए क्लोरीन के पास, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद यहां पर जब इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है इसीलिए क्लोरीन पर ऋण आवेश लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते क्यों सर ने इस पर H आयन लिखा, क्यों Cl पर ऋण आयन लिखा। आज ये जान लो कि H प्लस लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, और Cl निगेटिव लिखा है, इसका मतलब उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो ये भी तो परिभाषा हो सकती है। परिभाषा तो हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना अम्ल है। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रॉन निकल जाए यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो अम्ल कहलाएगा। उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अर्हीनियस की थ्योरी को ऐसा समझिएगा। Has lost 1 electron so its charge is positive, has gained 1 electron so its charge is negative। और ये कैसे अम्ल और क्षार बनते हैं ये थ्योरेटिकल समझने की कोशिश कीजिए। फिर आए ब्रॉन्स्टेड और लारी, ये दोनों ने मिलकर के अम्ल क्षार की परिभाषा को कैसे समझाया। ब्रॉन्स्टेड ने कहा
ब्रांस्टेड और लोरी के सिद्धांत ने कहा कि जो भी अम्ल होगा, ध्यान से सुनना, जो अम्ल वही कहलाएगा जो दान करता हो। क्या दान करता हो? प्रोटॉन। प्रोटॉन माने धनावेश। जो धनावेश दान करता हो वो अम्ल है। और जो प्रोटॉन ग्रहण करता हो, जो प्रोटॉन ग्रहण करता हो वो क्षार है। समझो, ब्रॉन्स्टेड और लारी ने कहा प्रोटॉन को आधार बनाया, प्रोटॉन माने धनावेश को आधार बनाया और धनावेश को जोड़ते हुए कहा जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल होगा और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार होगा। चलो इसको सिद्ध करते हैं। इसके लिए चित्र बनाया हमने, एक एसिड लिया और एक बेस लिया। एसिड और बेस में देखो, ये बेस और ये एसिड। अब ये एसिड बेस कैसे आपस में जुड़ते हैं? देखिए, इसमें एक लाल है और दो सफेद है। ध्यान से देखिए, इसमें एक नीला है, तीन सफेद हैं। अब जब यहां जाते हैं तो एक सफेद वाला हिस्सा जो है, ये सफेद वाला हिस्सा, ये देखिए नीले वाले के साथ जुड़ गया। यानी जो सफेद वाला हिस्सा है वो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता है, और जो नीला वाला हिस्सा है वो प्रोटॉन लेता है। हमने परिभाषा बनाई कि जो प्रोटॉन दाता होगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन लेता होगा वो क्षार होगा। तो ये देख लो, ये प्रोटॉन जो लिया, जो प्रोटॉन दिया, डोनेट, जो दान किया, इसने दान किया। किसने दान किया? यहां से निकला और ये प्रोटॉन जाकर के इसके साथ जुड़ा, ये बना एसिड और ये बन गया बेस। अब प्रोटॉन का अर्थ क्या लगा रहे हो? प्रोटॉन का मतलब धनावेश। धनावेश, धनावेश जब निकलेगा तभी तो ये धनावेश यानी प्रोटॉन निकल करके, ये देखो यहां भी धनावेश लिखा है। इसको दूसरे ढंग से समझो। पानी एक तरल है, अमोनिया का सलूशन, और इस अमोनिया और पानी के सलूशन में OH और NH4। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि प्रोटॉन जो होगा वो H पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन H पॉजिटिव होगा। H पॉजिटिव जब निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा, H पॉजिटिव जब निकलेगा तो वो क्षार बनेगा और H पॉजिटिव जहां जुड़ेगा वो एसिड बन जाएगा। ऐसा ब्रॉन्स्टेड और लारी ने कहा। इस परिभाषा को थोड़े और विस्तार से समझिए। ये पानी है, ठीक, ये अमोनिया है। अब पानी से यहां से एक H निकल करके, देखिए एक H निकलेगा, एक H निकला तो एक H इधर बचा, तो ये H OH निगेटिव में बदल गया, यानी यहां से H पॉजिटिव निकला और जाकर के NH4 का निर्माण कर दिया। ये जो NH4 होगा या जो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा होगा, ये क्या है? प्रोटॉन ग्रहण। जो प्रोटॉन ग्रहण करता होगा कौन? ये देखो, जो प्रोटॉन, ये ब्रॉन्स्टेड लारी बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन ग्रहण करता होगा वो पक्का क्षार होगा। ये देखो, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार होगा। कौन ग्रहण कर रहा है? क्षार होगा। अब यहां से प्रोटॉन ये निकला तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बना और ये अमोनियम आयन बना। ये चूंकि आयन के रूप में है इसलिए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस इसको कहते हैं। ये थोड़ा और गंभीर केमिस्ट्री है,
कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। आप सिर्फ इतनी परिभाषा याद रखना जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी, वो सिर्फ H आयन का निकलना, यानी प्रोटॉन का दाता और प्रोटॉन लेने वाला। जो प्रोटॉन का दाता होगा वो क्या कहलाएगा, और जो प्रोटॉन लेता होगा वो क्या कहलाएगा। जो दाता होगा वो हमेशा अम्ल होगा। जो प्रोटॉन दाता होगा वो अम्ल होगा, और जो ग्रहण करता होगा वो क्षार होगा। एक और जो मेजर डिफरेंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, यहां से इस थ्योरी को समझ लो, दोनों में अंतर क्या है। ब्रॉन्स्टेड और लारी ने कहा कि एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, ये देखो, जो प्रोटॉन देता है। बेस क्या है, जो प्रोटॉन लेता है। अर्हीनियस ने कहा एसिड वो है जो H आयन देता है, और बेस क्या है, जो OH आयन देता है। बस इतना ही कुल आपको समझना है। इधर बीच वाले हिस्से को छोड़ दो, इसको मत जाओ। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको और विस्तार से जब हम बेस से समझाएंगे तब आपके समझ में आएगा, इसको छोड़ दो, इस पर चले जाओ। ब्रॉन्स्टेड कह रहे हैं एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, बेस वो है जो प्रोटॉन लेता है। इतना याद कर लो ब्रॉन्स्टेड और लारी की थ्योरी। अर्हीनियस की थ्योरी ये याद कर लो कि एसिड में H आयन बनता है, बेस में OH आयन। बस ब्रॉन्स्टेड और लारी, अर्हीनियस की थ्योरी यहीं पर समाप्त। अब चलते हैं MCQ सेशन पर, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। मधुमक्खी का डंक अत्यंत पीड़ादायक होता है। डंक में कौन सा रसायन होता है। ए ऑप्शन देखिए, क्या वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह एसिटिक अम्ल है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह मिथनोइक अम्ल है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। मधुमक्खी डंक मारती है और अत्यंत तकलीफ होती है, उसके डंक पर कौन सा एसिड है जो हमें तकलीफ देता है, इसका डिस्कशन कई सवालों के साथ आज हम करेंगे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल है, इसको समझ लीजिएगा। सर्वाधिक शक्तिशाली पूछ रहे हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल CCl3COOH। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल है,
मोनोक्लोरो CH2Cl COOH। हिंदी में यदि आपको सुनना है सुनिएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एसिटिक अम्ल है यानी CH3COOH है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, CHCl2C। हम बता रहे हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल इसमें कौन सा है, यह आपको सेलेक्ट करके बताना है। क्या वह ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, क्या वह डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, क्या वह एसिटिक अम्ल है, क्या वह डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमें बताइए सही जवाब कौन सा है, फिर इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन हम करें। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, मैग्नीशिया क्षीर, मैग्नीशिया क्षीर या इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या वह एसिड समाप्त करने वाला है, अम्लनाशक के रूप में, अम्लनाशक के रूप में है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह विरंजक चूर्ण के रूप में है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आर्टिफिशियल मिल्क है यानी कृत्रिम दूध है, कृत्रिम दूध है। या डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सोडियम क्लोराइड है। इससे जुड़े हुए सारे बिंदुओं पर आज हम डिस्कशन करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया है एक, क्या यह फिजिकल चेंज है, क्या यह भौतिक परिवर्तन है, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह रासायनिक परिवर्तन, क्या यह रासायनिक परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसको कहोगे, क्या वह फिजिकल चेंज है, क्या वह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्या वह रासायनिक परिवर्तन है, क्या वह रासायनिक परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो आज उदासीनीकरण की पूरी परिभाषा हम आपके सामने रखें। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, अम्लता की समस्या यदि आपके शरीर में हो गई, एसिडिटी आ गई, अम्लता की समस्या के उपचार के लिए
कौन सी गोली डॉक्टर द्वारा दी जाती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, एनाल्जेसिक है, बी ऑप्शन है एंटीबायोटिक है, सी ऑप्शन दे रहे हैं एंटासिड है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं एंटीपायरेटिक है। अम्लता की समस्या हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं, इसमें से कौन सा लिखेगा? एनाल्गेसिक लिखेगा, एंटीबायोटिक लिखेगा, एंटासिड लिखेगा या एंटीपायरेटिक लिखेगा? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो फिर डिस्कशन इसका हम करेंगे और लिख करके आपको समझाएंगे। तो ये हमारे 5 सवाल का आज डिस्कशन करेंगे। ब्रॉन्स्टेड, लारी और अर्हीनियस की थ्योरी को आज पढ़िएगा। अभी तो हमने पढ़ाया है, अभी आप अपनी किताबों से पढ़िएगा और इसके अर्हीनियस के, ब्रॉन्स्टेड के जो सवाल हैं वो इस सेशन में हम नहीं शामिल कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको पढ़ने में, समझने में उसमें टाइम लगे, इसलिए ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगला जो सेशन यानी कल का सेशन जो होगा वो उन्हीं पर आधारित होगा। फिर से एक बार ब्रॉन्स्टेड, लारी और अर्हीनियस हम आपको समझाएंगे। तो आइए डिस्कशन के लिए पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा वो था, मधुमक्खी का डंक अत्यंत पीड़ादायक होता है। क्या क्या मधुमक्खी के काटने के बाद होता है? यह भी एक्सपीरियंस समझ लीजिए और इसका सही जवाब होगा पहले का, मेथनोइक एसिड। आइए इसका डिस्कशन लिख करके और सवालों को, यह तो है कि यह बहुत पीड़ादायक होता है। दूसरा एक लक्षण है, मधुमक्खी जहां काटती है, मधुमक्खी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से बहुत जलन होती है। तुम लोगों को तो कई बार मधुमक्खी काटी होगी। मधुमक्खी के काटने से बहुत जलन होती है एवं जिस स्थान पर, एवं जिस स्थान पर मधुमक्खी काटती है वहां पर सूजन आ जाती है। एक तो ये लक्षण, इतना लक्षण जानते हैं कि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जिस स्थान पर काटती है वहां पर जलन भी होती है और सूजन भी आती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी पूछा गया है, पहला पॉइंट भी, इसका जो दंश होता है, दंश में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और तीसरा, यदि मान लीजिए गांव में, एक सवाल यह भी पूछा गया मध्य प्रदेश पीएससी में, यदि मधुमक्खी काट ले तो घरेलू इलाज क्या बनता है उसका, क्या उसका इस्तेमाल करते हैं, जरा बताइएगा यदि आपको मधुमक्खी के घरेलू इलाज के बारे में पता हो। नहीं तो हम तीसरा पॉइंट लिख देते हैं। हमारे देश में मधुमक्खी के काटने पर उस स्थान पर गाय का शुद्ध गोबर लगाया जाता है। गाय का
शुद्ध गोबर लगाया। याद है बच्चों आपको कि गाय का शुद्ध गोबर लगाओ। मधुमक्खी के काटने से बहुत जलन होती है। जिस स्थान पर मधुमक्खी काटती है वहां पर सूजन आती है। इसके दंश में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है और हमारे देश में इसके डंक को खत्म करने के लिए गाय का गोबर लगाया जाता है। तो ये था पहला डिस्कशन। आइए दूसरे सवाल पर। सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है। क्यों है इसका कारण भी आपको बताएंगे। क्योंकि क्लोरीन की मात्रा जिधर ज्यादा होगी या क्लोरीन की सांद्रता जिधर ज्यादा होगी अम्लता वही ज्यादा दिखाएगा। इन सब में देख लीजिए, ये फार्मूला है, इन सब में देख लीजिए क्लोरीन की मात्रा, जिसमें क्लोरीन ज्यादा है वही सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। कैसे? डिस्कशन के पेज में हम लिखे देते हैं कि सर्वाधिक पावरफुल CCl3 COOH है। दूसरे पॉइंट में यह लिखे देते हैं यह क्लोरीन की अम्लीयता एसिडिटी पर निर्भर करता है। तीसरा ये भी लिखे जाते हैं यदि अम्लीयता का सही क्रम लिखा जाए। एमपीएसआई में इसका सही क्रम लिखने को बोला कि सही क्रम का सिस्टमेटिक क्रम बताइए। यदि अम्लीयता का सही क्रम लिखा जाए तो किस प्रकार लिखोगे ये देखना। CCl3 COOH सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद आएगा CHCl2, अब तो आप बना लोगे CHCl2 COOH, फिर ये शक्तिशाली हो गया। फिर इसके बाद CH2Cl COOH। क्लोरीन की सांद्रता देखते जाओ और छाप दो। यदि इस तरह से भी सवाल आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। CH2Cl2 और अंत में एक बचता है CH3COOH। यदि अम्लीयता का सही क्रम आपसे लिखाया जाए तो जितने इधर नाम पूछे गए हैं सबको सही क्रम में इस तरह से लिख सकते हो। इसको लिखना सबसे ज्यादा, इस वाले से कम, फिर ये वाला इससे कम, फिर ये वाला इससे कम, यानी सबसे कम। चौथे पॉइंट में लिखिएगा सबसे कम शक्तिशाली CH3COOH होता है। 4 पॉइंट इस पर लिखे हैं। सर्वाधिक पावरफुल कौन सा है? क्लोरीन की अम्लीयता पर निर्भर है। यदि अम्लीयता का सही क्रम लिखा जाए तो इस तरह से लिखोगे, और सबसे कम शक्तिशाली CH3COOH होता है। तीसरे सवाल पर आइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सही जवाब होगा अम्ल नाशक के रूप में। आप एसिडिटी को गोली लेने जाइए, उसके ऊपर मैग्नीशिया का कंपोजिशन आपको मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको कहते हैं। इसके बारे में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लिख दे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया औषधि
औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। कब्ज पेट की बीमारी, कब्ज पेट की बीमारी, खट्टी डकार, के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवाई है। दवाई किस में इस्तेमाल होती है? कब्ज में, पेट की बीमारी में, खट्टी डकार में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो उत्तर पूछा, यह अम्लनाशक है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अम्लनाशक का उपयोग वर्तमान में चल रही दवाएं वर्तमान में चल रही दवाएं तथा एलर्जी टेस्ट होने के बाद ही ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल स्टोर पर जाइए और एंटासिड लीजिए। यदि आपने ऐसी अवस्था में लिया और कोई एलर्जी है तो उसका एंटी रिएक्शन आपके सामने है। यदि आपकी कोई दवाई चल रही है, उसके पहले जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने जा रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर को बता करके तब लीजिए, नहीं एंटी रिएक्शन हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तीसरे सवाल पर बच्चों, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, उदासीनीय क्या है? और इसका सही जवाब होगा उदासीनीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हम अम्ल क्षार मिलाते विलयन उदासीन बनता है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए लिखते हैं, निश्चित ताप पर यूपीएससी में यह लिखवाया है, निश्चित ताप पर टन विलयन में, ध्यान से इसको याद करिएगा, टन विलयन, टन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। निश्चित ताप पर टन विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक भार के साथ 1 ग्राम तुल्यांक भार के साथ अभिक्रिया करने पर एंथैल्पी में परिवर्तन उदासीनीकरण कहलाता है। निश्चित ताप पर टन विलयन में
एक डेफिनेट टेम्परेचर हो, डाइल्यूट सोल्यूशन हो और 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक भार के साथ अभिक्रिया करा दी जाए। वेट टन अम्ल की 1 ग्राम अब तुल्यांकी भार क्या होता है? ज्यादातर बच्चे तुल्यांकी भार को जानते होंगे, नहीं जानते किताब देखिए तुल्यांकी भार क्या होता है, तब यह परिभाषा पढ़िएगा। जब तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक भार के साथ क्रिया होती है तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वही उदासीनीकरण कहलाता है। तो ये उदासीनीकरण पढ़िएगा और दूसरे में उसका उत्तर लिखिएगा कि यह रासायनिक परिवर्तन है, यह केमिकल चेंज। बच्चों, सेशन का अंतिम सवाल, अम्लता की समस्या के उपचार के लिए कौन सी गोली डॉक्टर द्वारा दी जाती है? इसका सही जवाब होगा एंटासिड दी जाती है, न एंटीबायोटिक, न एंटीपायरेटिक, न एनाल्गेसिक। एंटासिड होते क्या हैं ये देखिए। एंटासिड वे पदार्थ हैं जो आमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं, उदासीन करने का काम करते हैं। दूसरी बात, आमाशय में जलन ना हो, आमाशय में जलन एवं अपच को एंटासिड द्वारा रोका जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि एसिडिटी से राहत पाने के लिए भी सीमित मात्रा में एंटासिड का उपयोग किया। 3 पॉइंट। एंटासिड वो पदार्थ है जो स्टमक की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं। आमाशय में जलन हो रही है, अपच हो रही है, एंटासिड दे दीजिए, उसको रोक दीजिए। एंटासिड से राहत पाने के लिए भी सीमित मात्रा में, एसिडिटी से राहत पाने के लिए सीमित मात्रा में एंटासिड का इस्तेमाल। तो ये 5 सवाल का डिस्कशन हो गया। कल बच्चों अच्छी तरह से ब्रॉन्ज अम्ल और क्षार कौन होते हैं, क्या होते हैं, इसको विस्तार से पढ़िएगा। कल इस पर ब्रॉन्स्टेड और लाली अम्ल क्षार पर कुछ नया डिस्कशन लेकर के, कुछ नए सवाल लेकर के फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं फिर इस सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।